बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सज्जाद जाफ़री। इस सेशन में हम लोकल डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें टेबल बना करके हम डेटा इंसर्ट करके चेक करेंगे कि आया लोकल डेटाबेस हमारे पास काम कर रही है। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन C# विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर लोकल डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं हम। तो हम करें प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम ऐड के फीचर्स में जाएंगे और ऐड में न्यू आइटम्स का हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमने उस पर क्लिक करना है और न्यू आइटम में हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा स्क्रीन पे ऊपर। ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा स्क्रीन पे। तो हमने ऑप्शन ये लेफ़्ट पैनल हमारे पास है, वहाँ डेटा का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और सर्विस बेस्ड डेटाबेस पे क्लिक करना है। याद रहे लेफ़्ट साइड पे जो पैनल है वो है डेटा का, उस पर क्लिक करना है, फिर सर्विस बेस्ड डेटाबेस पे क्लिक करना है और नीचे हमारे पास डेटाबेस 1.mdf एक्सटेंशन हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो है हम अपनी मर्ज़ी से इसका नाम रीनेम कर सकते हैं। डेटाबेस 1 भी रहने दिया जा सकता है, नो इशू। बट आप चाहें तो आप इसको अपने मुताबिक जो आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्रूड ऑपरेशन फॉर एग्ज़ाम्पल DB, क्रूड ऑपरेशन DB एक हम नाम रख रहे हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के नाम के मुताबिक एसोसिएट कर सकें। सो इस तरह से हम एक डेटाबेस बना पाएंगे। इसे कहते हैं लोकल डेटाबेस क्रिएट करना। तो ये जो स्टेप्स हैं जो हमने परफॉर्म किए हैं दोबारा से सुन लें। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड के फीचर में आना है और फिर हमारे पास न्यू आइटम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने पर लेफ़्ट साइड पे एक पैनल आएगा, वहाँ डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर राइट साइड पे जो फीचर आएंगे उसी डेटा के, उसमें सर्विस बेस्ड डेटाबेस का एक फीचर है, उस पर क्लिक करना है। नीचे डेटाबेस 1.mdf एक ऑप्शन आ जाएगा, हमने डेटाबेस का नाम चेंज करना है। अपनी जो एसोसिएटेड जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है हम वो रख लेते हैं, या जो नाम है उसे भी रहने दिया जा सकता है, उसी को भी साथ लिया जा सकता है। सो इस तरह से करके हम एक प्रोजेक्ट जो है मतलब डेटाबेस जो है लोकल डेटाबेस बना पाएंगे। सो उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर कुछ ही देर में एक बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके बाद हमारे पास इसी लिस्ट में जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के नाम से और लिस्ट आ रही हैं, इसी लिस्ट में ये देखें हमारे पास क्रूड ऑपरेशन DB के नाम से एक डेटाबेस आ गई है। आप इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा कि इस पर लेफ़्ट पैनल पे इस साइड पे हमें एक और पैनल मिल जाएगा, वो हमारा होगा सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, और इसी तरह ये सर्वर्स जो हमारे पास अभी जो डेटाबेस खुली है, ये देखें सर्वर एक्सप्लोरर हमारे सामने आ जाएगा। यही डेटाबेस डबल क्लिक करने से लेफ़्ट साइड पे एक पैनल अपीयर होगा, उसे सर्वर एक्सप्लोरर पैनल कहेंगे और वहाँ क्रूड ऑपरेशन DB, यही DB हमारी ओपन हो जाएगी और इसमें देखें बहुत सारे और फीचर्स आ रहे हुए हैं। ठीक है, इसी में ही हम बहुत सारे फीचर्स में पहला काम ये करेंगे कि हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि हम एक यूज़र्स टेबल बनाते हैं और यूज़र्स टेबल जो है हमारी कुछ कॉलम्स पर मुश्तमिल होगी। यूज़र_ID होगा, यूज़र_नेम होगा, ईमेल ID होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, पासवर्ड होगा और स्टेटस होगा। ये 5 से 6 फील्ड्स हम जो हैं वो लेंगे और फिर हम एक टेबल्स को क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब टेबल क्रिएट करने का प्रोसीजर देख लें कि पहले हमने लोकल डेटाबेस बनाई है, अब हम उसके अंदर जा कर के टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, जो आपका टेबल का नाम होगा आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है ताकि एक पॉपअप मेन्यू आएगा, उसमें जो ऑप्शन आएगी हम उनमें से देखेंगे ऐड न्यू टेबल। हमने ऑप्शन क्लिक करना है ऐड न्यू टेबल। याद रहे टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, जो डेटाबेस हमने बनाई है उसकी टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, जो टेबल का फोल्डर है उसमें फिर ऐड न्यू टेबल की ऑप्शन आ जाएगी, हमने उस पर क्लिक करना है और कुछ ही देर में एक ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा जो बिल्कुल आर्किटेक्चर मुकम्मल टेबल बनाने का हमारे सामने ले आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास DBO.tables डिज़ाइन के नाम से एक हमारे पास इंटरफेस आ गया हुआ है और इसमें अभी ही इसमें 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमें देने हैं। एक पूरी टेबल का आर्किटेक्चर बनाना है, यानी हमने कॉलम्स डिफ़ाइन करने हैं कि हमारी टेबल में कॉलम्स कितने होंगे। तो 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है इस जगह। फील्ड का नाम क्या रखेंगे, फील्ड की डेटा टाइप क्या होगी, फील्ड का साइज़ क्या होगा, और चौथी चीज़ ये है कि हम इसकी कोई कंस्ट्रेंट्स, कोई लिमिटेशन, कोई प्राइमरी की, कोई फॉरेन की वगैरह अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो 4 चीज़ें होंगी, फील्ड का नेम, फील्ड का टाइप, फील्ड की साइज़
और उस फील्ड के ऊपर कोई लिमिटेशन कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगाना चाहें तो ये चीज़ हम लगा सकते हैं। सो ये चीज़ें 4 चीज़ें हमें ज़रूर इसको देखनी होंगी, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर हम यूज़र्स की टेबल बना रहे हैं तो हमारे पास यूज़र_ID जो है वो फील्ड का नाम कहलाएगा। ID क्योंकि अमूमन न्यूमेरिक्स होते हैं तो इसलिए इंट हमने उसकी डेटा टाइप रख ली है, और उसके बाद अगर इंट का एक प्रॉपर साइज़ है, जितने बिट्स डिजिट्स वो लेते हैं, तो वो उसकी एक साइज़ कहलाता है। और आगे हम अगर चाहेंगे तो इस यूज़र_ID को एज ए प्राइमरी की बनाना चाहें तो हम उसे प्राइमरी की असाइन कर देते हैं। तो हमारे पास ये इंटरफेस आपके सामने ये 2 तरह के होते हैं। एक तरफ ग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है, डिज़ाइन इन्वायरमेंट होता है, एक तरफ ये SQL ये हमारे पास इस तरह से ये दिया होता है, जिसमें पूरा SQL स्ट्रक्चर है। ये DDL लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन, यानी SQL के अंदर 2 किस्म की लैंग्वेज है, DDL लैंग्वेज है और DML लैंग्वेज है। तो DDL लैंग्वेज में क्या होगा कि हम यहाँ एक क्यूरी, क्रिएट टेबल की एक क्यूरी बनाएंगे और उसकी मदद से हम अपने टेबल को डिज़ाइन कर पाएंगे। और यही काम अगर आप उससे ना कर पाएँ तो यही काम हम डिज़ाइन से कर पाएंगे। तो हमें डिज़ाइन पे क्लिक करना होगा, तो हम डिज़ाइन पे जा कर के ये खुद कर सकते हैं। ये डिज़ाइन थोड़ी सी लोडिंग में टाइम ले रहा है, बट हमें ये इस अंदाज से दोनों फेजेस मिल रहे हैं। एक हमारे पास फेज़ मिल रहा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट टेबल, और उसी तरह हम उसको अगर डिज़ाइन व्यू में देखें तो वो हमारे पास इस तरह से एक आर्किटेक्चर आ जाएगा, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स के नाम, कॉलम के नाम यानी फील्ड के नाम, फील्ड की डेटा टाइप, फील्ड के साइज़ और उसकी कंस्ट्रेंट्स वगैरह का डिफ़ाइन कर। जब टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, तो फिर हमने आकर के डेटाबेस पे टेबल पे राइट क्लिक करना है और रिफ़्रेश करना है। जैसे रिफ़्रेश करेंगे ये देखें हमारे पास एक टेबल जो हमने अभी बनाई है यूज़र्स के नाम से वो बन गई हुई है, और यूज़र_ID, यूज़र_नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID और ये सब कुछ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ फ़र्ज़ी तौर पर मैं चेक करूँ आया टेबल के अंदर डेटा सेव भी होता है कि नहीं होता। तो मैं इस टेबल के ऊपर इसमें कुछ लिखना चाह रहा हूँ, कोई टाइप करना चाह रहा हूँ, कोई डेटा रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके शो टेबल डाटा पे जाएंगे। क्योंकि इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेबल का आर्किटेक्चर मुकम्मल है, टेबल मेरी मुकम्मल हो गई है। अब मैं एक फ़र्ज़ी सा डाटा डालता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र_ID 1 है, और उसमें मैं डालता हूँ कि यूज़र ID या यूज़र नेम अली है, पासवर्ड में 1 2 3 4 डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी 1 2 3 4 5 जो है इस अंदाज से किया जाता है, कोई सा नंबर दे दें, और फिर ali@gmail.com। सो ये हम इस तरह से एक बना लेते हैं और इसको वैसे एक्टिव रख लेते हैं। ये हमने एक पहला रिकॉर्ड एंटर कर लिया। इसी तरह हम दूसरा रिकॉर्ड अगर एंटर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, यानी हसन लिख लेते हैं और फिर इसका भी कोई पासवर्ड दे देते हैं, और इसी तरह यहाँ भी कोई नंबर दे दिया जाता है। सो ये, और फिर इसी तरह एक हम इसका जीमेल अकाउंट भी फर्जी सा बना लेते हैं, और फिर इसे एक्टिव या ब्लॉक आपकी मर्ज़ी है, आप जो रखना चाहें। तो फ़िलहाल एक को एक्टिव रख लेते हैं, एक को ब्लॉक रख लेते हैं। सो ये हमने टेबल के अंदर 2 एंट्रीज़ कर दी, 2 रिकॉर्ड की। अच्छा, अब हमने देख लें टेबल भी हमारी बन गई हुई है, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, हमने टेबल के अंदर डेटा भी डाला हुआ है। दोबारा डेटा डालना देखना चाहें तो राइट क्लिक करें, शो टेबल डेटा पे क्लिक करें। शो टेबल डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा वही हमारे पास डेटा शीट भी वो आ जाएगा, और हमने वहाँ जैसे 2 रिकॉर्ड एंटर किए होंगे, सो वही 2 रिकॉर्ड हमें वहाँ दिखाई देंगे। ये देखें, ये 2 रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये 2 रिकॉर्ड ही हमने एंटर किए थे, तो एज इट इज़ यही 2 रिकॉर्ड भी आ रहे हैं। सो इस तरह से हमने आज के सेशन में ये सीखा कि किस तरह से एक लोकल डेटाबेस बनाई जा सकती है, और लोकल डेटाबेस को फिर आपने एक्सपोज किया और उसमें एक नई टेबल बनाई यूज़र्स के नाम से, और उसमें जितने एट्रीब्यूट हमें चाहिए थे वो हमने एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किए, उनकी डेटा टाइप, उनके फील्ड साइज़, उनकी कंस्ट्रेंट्स वगैरह को इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने उसको अपडेट किया डेटाबेस को, ताकि वो हमारी टेबल उस डेटाबेस का हिस्सा बन जाए। फिर उसके बाद हमने टेबल को राइट क्लिक किया और फिर हमने उसमें शो टेबल डाटा पे जा कर के रिकॉर्ड एंटर किए, ताकि हम देख सकें कि जो टेबल हमने बनाई है उसमें आया डेटा महफूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सो इस तरह से हम एक मुकम्मल तौर पर क्रिएट डेटाबेस कर सके, क्रिएट टेबल कर सके, और ऐड डेटा, इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल कर सके। तो हमारे पास इस तरह का इन्वायरमेंट आ गया, जैसे हम डिज़ाइन टेबल डॉट टेबल DBO डॉट टेबल डिज़ाइन आ गया।
इसमें देखें सबसे पहले आईडी खुद ब खुद एक पहला एट्रीब्यूट डिफाइन हो गया हुआ है टेबल का, तो हम इसे रीनेम कर सकते हैं। हम यहाँ इसे चेंज करना चाहेंगे क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से अपना एक एट्रीब्यूट का नेम देते हैं यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और इसकी टैब दबाते जाएंगे तो ये नेक्स्ट फील्ड पे आता रहेगा। तो हमारे पास इसकी जो फील्ड है वो इंटीजर टाइप है फ़िलहाल, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम यूज़र की आईडी नंबर में सेव करेंगे तो इसलिए इंट रखेंगे। और भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, इसमें मनी है, इसमें n4 है, n-text है, न्यूमेरिक है, n-var4 है। इसी तरह बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं जो डेटाबेस में इंट्रोड्यूस की गई हुई हैं, बट इंटीजर यहाँ फिजिबल है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमने रखी है यूज़र अंडरस्कोर नेम। अब ये यूज़र अंडरस्कोर नेम जो है हमारी वो टैब है, हमने वो यूज़र का जो नेम रखना है वो किस टाइप में रखना है, ठीक है। वो नेम हमें यहाँ हमने यूज़र अंडरस्कोर नेम उसका रखा हुआ है, लेकिन टाइप उसकी हम var4 रखे देते हैं और 50 रखे देते हैं साइज़। ये जो 50 ऑलरेडी यहाँ आ रहा हुआ है, अभी मैं इसी को ही ले चलता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ 50 की जगह 100 या 200 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है। उसके बाद आ जाएगा यूज़र पासवर्ड आ जाएगा, जो कि हम पासवर्ड इसका रखना चाहेंगे तो ये पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। और पासवर्ड हमने किस टाइप में देना है उसको भी हम कह सकते हैं कि हम var4 टाइप में पासवर्ड देना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर को भी आप var4 में रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो नंबर जो है वो न्यूमेरिक में होते हैं, फ़ोन नंबर हो गया, सेल नंबर हो गया, लेकिन अगर कहीं आपको नंबर में डैश वगैरह लगानी पड़े तो वो न्यूमेरिक या इंट जो टाइप रखी होगी वो फिर बाद में प्रॉब्लमेटिक होगी, इसलिए आप उसकी शुरू में ही var4 या टेक्स्ट टाइप रखेंगे। इसी तरह ईमेल अंडरस्कोर आईडी है कि अगर आप ईमेल देना चाहें सो ईमेल भी आप इसी तरह रख सकते हैं, उनका साइज़ भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। फ़िलहाल मैं इसका साइज़ यही रख रहा हूँ। लास्ट एट्रीब्यूट जो है वो स्टेटस होता है, या इसे रखा जा सकता है स्टेटस, और ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि स्टेटस को आप 10 या बिट डेटा टाइप में दें, या स्टेटस में आप कोई स्ट्रिंग पास कर दें, यानी आप एक्टिव या ब्लॉक, ठीक है, इस अंदाज से आप कुछ महफूज करना चाहें तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे डील करना चाह रहे हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इसमें है अलाउ नल। अलाउ नल से क्या मुराद है, याद रखें नल जो है इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हम एट्रीब्यूट के अंदर ज़ीरो समझ रहे हैं, ज़ीरो सेव कर रहे हैं। अलाउ नल का मतलब है फ़िलहाल ये एम्प्टी फील्ड है, यानी इसमें अभी कोई रिकॉर्ड सेव नहीं हो रहा फ़िलहाल, लेकिन इन फ्यूचर इसमें रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो ये पूरे रिकॉर्ड में ये वाले फील्ड में अभी मैं एम्प्टी छोड़े देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको फिल कर दूँगा। तो ये अगर गुंजाइश आप छोड़ना चाहते हैं तो आप टिक लगा देंगे, अदरवाइज़ अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जब भी रिकॉर्ड सेव हो तो ये वाला फील्ड लाजमी फिल किया जाए, तो वो जैसा कि आप यूज़र अंडरस्कोर आईडी में देख रहे हैं कि ये अलाउ नल को टिक नहीं किया गया, यानी हम कतन नल अलाउ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम इसको प्राइमरी की डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। इसी वजह से प्राइमरी की कभी नल नहीं होती है, यानी यही तो पूरे रिकॉर्ड की शनाख्त होती है। पूरे रिकॉर्ड को जानने के लिए इसी एट्रीब्यूट की मदद से जाना जाता है, इसीलिए इसे प्राइमरी की कहा जाता है। अगर आप देखें इसको जो हमने बनाया है फ़िलहाल टेबल का स्ट्रक्चर, इसमें हमने 6 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यूज़र अंडरस्कोर नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और स्टेटस, और इसी तरह उनकी डेटा टाइप्स दिए हैं, उनके फील्ड साइज़ दिए हैं और फिर उनकी कंस्ट्रेंट्स दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह ऑटोमेटिकली ये कॉपी या फॉलो करता गया मेरी उस सारे एट्रीब्यूट्स के नाम को, वो इधर खुद ब खुद लिखता गया। यानी अगर आप एसक्यूएल लैंग्वेज से अवेयर नहीं है, फेमिलियर नहीं है, कभी यूज़ नहीं की है, तो आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में जस्ट लिखते चले जाएं, वो खुद ब खुद एक क्यूरी बना देगा, इसे क्रिएट टेबल की क्यूरी है। अब आपने क्या करना है, अब आप इधर आकर के ये टेबल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है, तो मैं इसका नाम यूज़र्स किए देता हूँ। ये यूज़र्स टेबल हो जाएगी मेरी, और इस तरह से ये मेरी टेबल के सारे लवाजमात पूरे हो जाएंगे। प्राइमरी की भी डिफ़ाइन हो गई, नल, नॉट नल, साइज़ वगैरह सब कुछ दे दिया। अब आपने ये अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर में ये हमारा अपडेट का जो डेटाबेस का फीचर है इनेबल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिपेयरिंग डेटाबेस
अपडेट स्क्रिप्ट जो है वो बन रहा है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट डेटाबेस वाले बटन को हमने क्लिक कर देना है इस अंदाज से। जब ये हम क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस इंटरनल होगा और उससे ये वाली डेटाबेस जो हमने बनाई थी क्रूड ऑपरेशन, और ये जो नई टेबल हमने यूज़र्स बनाई है ये उसका हिस्सा बन जाएगी, यानी ये टेबल इस डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी इन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ, इन सारी डेटा टाइप्स के साथ और उन सारी कंस्ट्रेंट्स के साथ जो मैंने अप्लाई की है। ये तरीकाकार होता है कि नई लोकल डेटाबेस कैसे बनाई जाए, उसमें टेबल कैसे बनाई जाए और टेबल्स का स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन किया जाए।